दोस्तों आज की फिल्म शुरू होती है एक ऐसे ट्रिप से जहां एडवेंचर के चक्कर में लोग खुद ही मुसीबत बुला लेते हैं। थ्रिल की तलाश में दो कपल राहुल और प्रिया, अर्जुन और मीरा एक घने जंगल में छुट्टियां मनाने जाते हैं। उनके साथ है एक्सपीरियंस गाइड विक्रम, जिनकी फैमिली 3 पीढ़ियों से इसी खतरनाक काम में। ऊपर से जंगल शांत और खूबसूरत दिखता है, लेकिन अंदर कई अनजान और रहस्यमय खतरे छिपे हैं। विक्रम साफ कहता है बस मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि सालों में इस जंगल में कई लोग गायब हुए हैं। एक कपल जो नो एंट्री एरिया में चला गया था, कुछ लकड़हारा जो पास के इलाके में लापता हो गए। रेस्क्यू टीम को बस इंसानी अवशेष मिले, जिनमें हड्डियां के टुकड़े भी थे। लोगों का मानना था कि यहाँ कोई नरबक्षी जनजाति रहती है। विक्रम समझाता है अगर हम उनकी जमीन और शिकार में दखल नहीं देंगे तो वह भी हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अब उस इलाके को सरकार ने प्रोटेक्ट जोन घोषित कर रखा है। जैसे जैसे सब लोग अंदर बढ़ते हैं, जंगल और भी खूबसूरत होता जाता है। माहौल इतना डरावना नहीं लगता जितना बताया गया था। राहुल मस्ती में अर्जुन पर पानी फेंकता है। दोनों कपल्स हंसी मजाक में खो जाते हैं, लेकिन असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। कई घंटे के काइकिंग के बाद सब थक जाते हैं। शाम से पहले कैंप लगाना जरूरी है। विक्रम खुद उन्हें सिखाता है कि हैम ऑफ कैसे बांधते हैं। प्रिया घबरा जाती है। विक्रम भी मानता है कि इस जंगल के आधे से ज्यादा जीव ऐसे हैं जिनके बारे में किसी ने सुना तक नहीं। वह नरभक्षी जनजाति की कहानी सुनाता है। सुनने में सब कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन सुबह एक कायक गायब है। पता चलता है कि अर्जुन रात में चुपचाप अकेले निकल गया। विक्रम नाराज हो जाता है। अगर वह जनजाति के इलाके में चला गया तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। सब तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। हर सेकंड कीमती है। तेज धारा तक पहुंचने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता। मीरा कहती है कि वह पहली बार आया है, वह खतरनाक रैपिड पार नहीं करेगा, लेकिन दूसरा रास्ता सीधे जनजाति के इलाके में जाता है जो और भी रिस्की है। बहस के बाद सब मजबूरी में इस तरफ बढ़ते हैं। कुछ घंटे बाद उन्हें गायब काइक मिल जाती है, जिसमें उनके मोबाइल। सबको समझ आ जाता है कि मामला सीरियस है। विक्रम काइक के पास रुकता है और बाकी 3 लोग अंदर जंगल में उसे खोजने जाते हैं। चारों तरफ अजीब सन्नाटा है। राहुल को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वह डर के मारे लकड़ी उठा लेता है। उधर विक्रम को भी पास में हलचल सुनाई देती है। हाथ में चाकू लेकर वह आगे बढ़ता है। वहां उसे कुछ पुतले दिखते हैं जिन पर आधुनिक कपड़े टंगे हैं, साथ में गहने और कीमती सामान। उसे समझ आ जाता है कि यह किसी तरह का जाल है। घबराकर वह कायक की तरफ भागता है। जैसे ही निकलने की कोशिश करता है, अचानक हमला होता है और सब खत्म हो जाता है। इधर तीनों एक गुफा में अंदर जाते हैं। अंदर का माहौल बहुत डरावना है। उन्हें अर्जुन मिल जाता है जिंदा। वह हंसते हुए कहता है कि उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो अकेले निकल पड़ा। जब चारों वापस लौटते हैं तो कायक खून से सनी मिलती है। पास ही जलते एक आग और बर्तन देखकर वह सन्न रह जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि जनजाति सच में मौजूद है। घबरा कर वह भागते हैं, लेकिन रास्ते में एक विशाल सूखा पेड़ उनका रास्ता रोक देता है। तभी अचानक हमला होता है। किसी तरह पत्थर से वार कर वह खुद को बचाते हैं, लेकिन उनकी कायक धारा में बहकर चट्टानों से टकराकर नीचे गिर जाती है। अब उनके पास ना हथियार है, ना रास्ता, ना दिशा। जंगल में भटकते हुए उन्हें एहसास होता है कि यहाँ से जिंदा निकल पाना लगभग नामुमकिन है। कंपास नहीं, नेटवर्क नहीं और चारों तरफ अनजाना खतरा। रात फिर से घिर आती है। डर अब साफ नजर आने लगता है। प्रिया भी सबको दिलासा देती है जब तक हम साथ हैं हम सेफ हैं। लेकिन क्या वह सच में सुरक्षित है या असली डर अभी बाकी है? घने जंगल में बिना कंपास के रास्ता ढूंढना प्रैक्टिकल नामुमकिन था। चारों तरफ चारों दोस्त पहले से ही दिशा भटक चुके थे और अंधेरा होते होते भी उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। डर पहली बार सच में उनके अंदर बैठ गए। उसे याद था कि गाइड ने कहा था जब तक वे लोग चाहे उन्हें जिंदा रखा जाएगा, भूख लगने तक। एक दिन, शायद एक हफ्ता, लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल था रात कैसे कटेगी। फिलहाल सब ने जंगली फल खाकर पेट भरा और तय किया कि सुबह होने पर आगे की प्लानिंग करेंगे। जय ने सुझाव दिया कि सब बारी बारी से पहरा देंगे ताकि कोई सोते समय सरप्राइज अटैक का शिकार ना हो। पूरे शरीर में कीचड़ मल लिया, लेकिन मच्छर फिर भी नहीं माना।
आखिरकार वह पूरा का पूरा कीचड़ में लेट गया, सिर से पैर तक खुद को ढक लिया। कुछ देर बाद उसके पास नंगे पैर की आहट सुनाई दी। एक आदिवासी अंधेरे में किसी को ढूंढ रहा था। किस्मत से कीचड़ में लपेटा शरीर उसे दिखाई नहीं दिया, लेकिन हल्की सी घबराहट ने उसे जगा दिया। वह धीरे धीरे पीछे से उठने ही वाला था, तभी हालात पलट गया। अचानक जय बिजली की तरह पीछे से झपटा, लेकिन ताकत में वह मुकाबला नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में बुरी तरह वह घायल हो गया। उधर भोलू घबराहट में ढलान से लुढ़क गया। अब 3 लोग बचे थे और हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनकी हरकत पर नजर रख रहा है। जैसे ही आन्या को खतरे का अंदेशा हुआ, वह तीनों भाग खड़े हुए, लेकिन जंगल जैसे उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। घबराहट में भागते भागते रिया अचानक एक छिपे हुए गड्ढे में गिर गई। उसके बाएं हाथ में तेज नुकीली लकड़ी धंस गई। वह हिल भी नहीं पा रही थी। भोले ने पूरी ताकत से बेलें खींची और वक्त के खिलाफ दौड़ते हुए आन्या को नीचे उतारा। बड़ी मुश्किल से दोनों ने मिलकर रिया को बाहर निकाला। सौभाग्य से दुश्मनों को भनक भी नहीं लगी। वह लगातार नदी के किनारे चलते रहे और आखिरकार नीचे की ओर उनकी एक पुरानी बहती हुई कश्ती दिख गई। पहली बार लगा कि शायद किस्मत पलट रही है, लेकिन जैसे ही वह गहरे पानी में उतरकर निकलने की तैयारी कर रहे थे, भोलू ठिठक गया। आदिवासी पहले से ही घात लगाए बैठे थे। भोलू ने एक पागल जैसा फैसला लिया। वह पीछे रह गया, बाकी दोनों को भागने का वक्त मिल सके। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर चुका था। जो छुट्टियां एक खूबसूरत याद बनने वाली थी, वह एक दर्दनाक हादसे में बदल चुकी थी। काफ़ी देर बाद बैठे बैठे उन्हें चट्टानों के ऊपर से लोगों की हंसी सुनाई दी। आन्या की आंखों में उम्मीद की चमक उठी। उसने बेहोश रिया को जगाया। अगर हम किसी तरह ऊपर चढ़ जाएं तो शायद बचाव मिल सकता है। आखिरकार एक दूसरे का सहारा लेकर पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने वहां मौजूद पर्यटकों को देखा, कई दिनों से जमा डर एक लंबी सांस के साथ बाहर निकल गया। उनका खौफनाक सफ़र आखिरकार खत्म हो चुका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।